तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी घर में कोई चोर चोरी की नीयत से दाखिल हो और पहले डोरबेल बजाए, घंटी बजाए, घर में सोए हुए लोगों को बोले जाग जाओ, दरवाज़ा खोलो, मैं चोरी करने आ रहा हूँ? कभी सुना आपने ऐसा? लेकिन यहाँ खुद पुलिस कह रही है कि एक चोर आता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है तो खिड़की के पास जाता है, खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है, अंदर फिर भी दाखिल नहीं होता। वह इंतज़ार करता है कि उस विंडो, उस खिड़की के पास घर का जो मालिक है, ओनर है, वो आए और वो उसका इंतज़ार करे, और जैसे ही वो खिड़की के करीब आए वो उसे गोली मारते, और ऐसे ही होता है। अब आप बताइए, दोनों बातें हज़म करने के लायक हैं कि रात के 3 बजे के आसपास, बल्कि 3:15 बजे, कोई चोर घंटी बजाकर घर में दाखिल हो? अमूमन हम लोगों ने तो यही सुना है, देखा है कि चोर जब भी चोरी करने जाता है तो दबे पांव आता है, बहुत ही, ताकि किसी को एहसास ना हो, आवाज़ भी नहीं करता। लेकिन घंटी बजाकर घर में घुसकर चोरी करने वाला चोर, ये अपने पूरे करियर में मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बाकायदा कंप्लेंट जिस शख्स का कत्ल हुआ उसकी वाइफ की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है, और उस स्टेटमेंट में बाकायदा ये रिटर्न में लिखा हुआ है। और ये कोई मामूली कत्ल नहीं है, न किसी मामूली शख्स का है, बल्कि ये एक एयरफोर्स के बड़े सीनियर अफसर का कत्ल है। और एयरफोर्स के कंपाउंड के अंदर जो मिलिट्री बेस होता है, या एयरफोर्स के होते हैं, नेवी के होते हैं, जहाँ ये लोग रहते हैं, वो हाईली सिक्योर इलाका माना जाता है। मतलब वहाँ पे अगर कोई अजनबी या बाहर का शख्स घुसे तो इसका मतलब होता है घुसपैठ। मुझे याद है जब दिल्ली में एक ऐसी कॉलोनी है, उसके गेट पे पहली बार मैंने लिखा हुआ देखा कि अगर किसी ने भी इलीगल तरीके से इस कैंपस के अंदर घुसने की कोशिश की तो उसे सीधा गोली मार दिया जाएगा। ये बाकायदा लिखा हुआ है साउथ दिल्ली में ही, एक आर्मी का ही बेस है, उसी के बाहर गेट पर, कि कोई भी ऐसे दाखिल होगा तो उसे गोली मार देंगे। अब ये एयरफोर्स का एक पूरा कमांड कैंपस, जिसके अंदर जिस शख्स का कत्ल हुआ कोई छोटा मोटा अफसर नहीं, बल्कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल आप समझते होंगे, मतलब सरकारी विभाग में जो इनका ओहदा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, गैजेटेड अफसर की कैटेगरी में आते हैं ये लोग। 22 साल से एयरफोर्स के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले, और इस वक्त चीफ इंजीनियर वर्क एयरफोर्स में SN मिश्रा, 22 साल हो गए उनको इस एयरफोर्स में काम करते हुए, बेदाग उनका करियर। और उनकी इस वक्त तैनाती थी प्रयागराज में, जहां अभी कुंभ खत्म हुआ। प्रयागराज में तैनाती थी। पत्नी और 2 बच्चे हैं उनके, एक बेटी और एक बेटा। बेटी इस वक्त लखनऊ से पढ़ाई कर रही है, बेटे ने अभी 10th का शायद एग्ज़ाम दिया। तो यही 4 लोगों का परिवार, जिसमें से 3 रह रहे हैं, बेटी बाहर। और इसी एयरफोर्स के जो एयर कमांड कैंपस है, ये कैंपस प्रयागराज के बमरौली इलाके में है, उसी में इनका घर, मतलब बिल्कुल हाई सिक्योर, पूरी तरह से सुरक्षित, किसी बाहरी के घुसने की हिम्मत भी नहीं। और इस एयर कमांड के कैंपस में घुसकर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के इंडियन डिफेंस इंजीनियरिंग सर्विस के अफसर SN मिश्रा को गोली मारी जाती है। और उसके बाद ये पूरी कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ती है, पेश है पूरी कहानी। बात है 14 मार्च की, शुरुआत कहानी की 14 मार्च से होती है। 14 मार्च की रात, ये बाकायदा एक रिटर्न में कंप्लेंट है 14 मार्च का। 14 मार्च की रात लगभग 2:30 बजे SN मिश्रा के घर पर दरवाजे पर कुछ दस्तक होती है। उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है, पूरा परिवार सो रहा था। वो उठते हैं, जाते हैं तो देखते हैं कि खिड़की की जाली कटी हुई है, और शायद आवाज़ सुनकर लोग वहाँ से भागे। उन्होंने 2 परछाई देखी, 2 लोगों को भागते हुए। अब एक इतने बड़े अफसर के घर में, वो भी उस कंपाउंड के अंदर जो एयरफोर्स का है, कोई बाहरी शख्स कैसे घुस सकता है? ये तो अपने आप में ही मतलब एक घुसपैठ है।
तो खैर उन्होंने देखा, उसके बाद फिर कई कटर और ये सारी चीज़ें उसे कंपाउंड में पाई गई। अब एस एन मिश्रा साहब को लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, उनके घर में इस तरह की घुसपैठ, अब सेंसिटिव पोस्ट पे भी हैं, 300 लोग उनके अंडर में काम करते हैं इसी कंपाउंड में। तो उन्होंने अगले दिन फ़ौरन एयरफोर्स पुलिस और फिर लोकल पुलिस को जानकारी दी। तो तमाम लोग आए, उन्होंने देखा और सारी जांच करने के बाद उन्होंने जो बाकायदा कंप्लेंट दी थी उसके यही लिखा था, अटेम्प्ट ऑफ बल्गेरी एट हाउस नंबर 649/1 नॉर्थ कैंप, ये इसी एयर कमांड का है। तो अब उन्होंने ये कंप्लेंट दे दी, लेकिन इसी कंप्लेंट में उन्होंने लिखा बाद में कि जब उन्होंने ये कहा कि उनकी जान और उनके परिवार की जान को ख़तरा है, रात को 2:30 बजे कोई अनजान शख्स उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी वाइफ ने कहा कि बाद में एयरफोर्स के लोगों ने कहा कि आप पुलिस में FIR मत दर्ज कराइए, इंक्वायरी करेंगे और जो भी होगा पकड़ा जाएगा, सिक्योरिटी और टाइट कर देंगे। एक इतने बड़े अफसर के घर में घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिस में FIR नहीं लिखाई गई। क्यों? क्योंकि एयरफोर्स के कुछ बड़े अफसरों ने कहा कि आप FIR मत लिखाइए, और एस एन मिश्रा ने नहीं लिखाया। 14 मार्च की बात आई गई हो गई। इसके बाद वक्त बीता, 26, 27, 25, 26, 27 3 दिन मार्च में ये पूरा परिवार छुट्टी पे घर गया हुआ था। अब घर में कोई नहीं है और ये लोग बाहर हैं, एस एन मिश्रा, उनकी पत्नी वत्सला मिश्रा और बच्चे। उसके बाद ये लोग आते हैं 27 मार्च को वापस लौटकर। 27 की रात बीतती है, 28 मार्च। अब आती है 29 मार्च की तारीख। 29 मार्च की रात को लगभग 3:15 बजे का वक्त था। 3:15 बजे पूरा परिवार जब सो रहा है, तभी अचानक इन्हें आवाज़ आती है कि किसी ने डोरबेल बजाई। परिवार सोच रहा 3:15 बजे कौन। उधर 14 मार्च को घर में एक हादसा होते होते रह गया था। तो इन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं, थोड़े डरे। फिर इसके बाद अचानक आवाज़ आई कि कुछ विंडो पे हरकत हो रही है, आवाज़ आ रही है खिड़की की तरफ। फिर उन्होंने देखा कि कोई खिड़की को काटने की कोशिश कर रहा है। एस एन मिश्रा उठते हैं और अब उस खिड़की की तरफ बढ़ते हैं। जब वो खिड़की की तरफ बढ़ते हैं, हल्का सा खिड़की का दरवाज़ा खोलते हैं और अब वो सामने की तरफ दिख रहे हैं, जो भी बाहर उन्हें पता नहीं। अचानक एक गोली चलती है और सीधे सीने में लगती है, दिल के पास, एस एन मिश्रा को, उस खिड़की के ज़रा से खुले हुए पट से। लेकिन गोली की आवाज़ नहीं आई थी, क्योंकि जिसने भी गोली मारी उसने पिस्टल में साइलेंसर लगा रखा था। एस एन मिश्रा गिर जाते हैं, तब तक ये घंटी की आवाज़ और बाकी चीज़ों से उनकी पत्नी और उनका बेटा, ये दोनों भी जाग जाते हैं। बेटी उस वक्त लखनऊ में थी। अब जब आते हैं तो देखते हैं कि एस एन मिश्रा गिरे में है, खून जिस्म से रिस रहा है। वो फ़ौरन शोर मचाती हैं। उसके बाद थोड़ी देर में कैंपस के अंदर से एयरफोर्स के स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, ये लोग आते हैं, उन्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। एस एन मिश्रा की मौत हो गई। अब इसके बाद एक इतने बड़े अफसर की मौत, वो भी एयर कमांड के अंदर, हाई सिक्योरिटी वाला इलाका, तो फ़ौरन सारे अफसर अलर्ट होते हैं। इधर पुलिस आती है। पहली बार प्रयागराज पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस जांच करती है, मीडिया में खबर आ जाती है। इसी दौरान में, इसी जांच के बाद, अब पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसके बाद खुलासा कर देती है कि उसने एस एन मिश्रा के कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। अब ये खुलासा क्या था और क्यों कत्ल हुआ, कत्ल की वजह क्या थी, जो पुलिस की पूरी दलील थी, वो दलील ये थी कि असल में इस कत्ल के पीछे इसी एयरफोर्स कंपाउंड में काम करने वाले एक मेड, एक सफाई कर्मचारी शिव कुमार है, जो उसी कंपाउंड में रहता है। उसके बड़े बेटे सौरभ ने ये कत्ल किया। मतलब एक मेड के बेटे ने एक कत्ल किया एस एन मिश्रा का। दलील क्या दी गई? दलील ये दी गई कि सौरभ का बड़ा भाई एक केस में जेल में बंद है और उसे ज़मानत पर बाहर लाना था, तो उसे पैसों की ज़रूरत थी। चोरी के इरादे से ही उसने एस एन मिश्रा के घर में दस्तक दी और फिर चोरी करने की नीयत से गया
लेकिन घर वाले जाग गए, उसने गोली मार दी। और उसके बाद उन्होंने मीडिया को दिखा दिया कि ये सौरभ है, ये पिस्टल है, बरामद की सब कुछ दिखा दी। और प्रयागराज पुलिस ने इस केस को सुलझा दिया। अब सुलझा तो दिया, लेकिन इसके बाद कुछ सवाल आए। सवाल ये आए कि जब 25, 26, 27 और ये कैंपस में ही रह रहा है, ये सफाई कर्मचारी भी और उसका बेटा सौरभ भी उसी एयरफोर्स के कंपाउंड में, जब 3 दिन तक पूरा परिवार घर में नहीं था, छुट्टी मनाने गया था और घर खाली, घर के अंदर कोई नहीं, इससे आइडियल मौका क्या होता चोरी करने का। बट उन 3 दिनों में किसी ने उस घर में सेंध लगाने की कोशिश नहीं की। और जिस दिन ये परिवार लौटता है उसके 48 घंटे के बाद उस घर में सेंध लगाई जाती है। पूरी घर की रेकी सब कुछ पुलिस ने ही अपने बयान में कहा कि उन्होंने रेकी कर रखी। तो जब रेकी कर रखी है तो कौन ऐसा चोर बेवकूफ़ होगा कि जब खाली घर छोड़कर भरे हुए घर में रिस्क लेकर चोरी करने जाएगा। तो 3 दिन जब परिवार नहीं था तब चोर को चोरी करने की नहीं सूझी। जब परिवार लौट आया तब उसके बाद चोरी करता, और वो भी कैसे? पहले डोरबेल बजाता है, घर के लोगों को जगाता है, कहता आप दरवाज़ा खोलो, मैं चोरी करने आ रहा हूँ। और जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो फिर वो विंडो काटता है, फिर बाहर खड़ा हुआ इंतज़ार करता है कोई खिड़की पे आएगा तब गोली मारेंगे। और जैसे ही मिश्रा साहब खिड़की पे आते हैं वो गोली मार देता है। ये उनकी वाइफ वत्सला मिश्रा जी ने एक लेटर लिखा है, कंप्लेंट लेटर, और प्रेस नोट भी, और यूपी के सीएम के नाम भी लिखा है। और उन्होंने कहा कि जो पुलिस ने पूरी कहानी सुनाई है वो कहानी पूरी तरह से झूठी है, और एसएन मिश्रा के कत्ल के पीछे कोई बड़ी साजिश है। और वो साजिश क्या है, इसको बेनकाब करने का काम पुलिस का है, सरकार का है। और इसीलिए उन्होंने ये पूरी एक मांग की है। अब पुलिस की थ्योरी पे आइए, क्यों पुलिस की थ्योरी पे यकीन नहीं हो रहा? एक तो पहले वही, कोई भी आदमी की डोरबेल बजाकर तो कोई चोर आएगा नहीं। जो सबसे बड़ा उन्होंने मोटिव बताया मर्डर का, कि ये अपने भाई को जमानत पर छुड़वाने के लिए सौरभ ने एक चोरी करनी थी और उसे पैसे चाहिए थे। अब जो पैसे चाहिए थे जमानत के लिए, वो मुश्किल से 1,00,000 1,50,000 रुपए में काम हो जाता। लेकिन सौरभ को पहले से ही बहुत महंगे महंगे शौक। सौरभ के पास इस वक्त क्या क्या था, खाली इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके पास एक महंगी रेसर बाइक जिसकी कीमत है 1,50,000 रुपए। आईफोन है, आईफोन 16 लाख रुपए से उसको ऊपर ये हो गया, कितने हो गए? 2.5 लाख। इसके अलावा जो उसने गोली चलाई वो पिस्टल कम से कम 50,000 से ऊपर की, 3 लाख रुपए हो गए। तो जब इतने पैसे थे और भाई से इतनी मोहब्बत थी और भाई को बेल आउट कराना था, तो वो 1,00,000 1,50,000 रुपए के लिए चोरी करने जा रहा और वो भी गोली मार रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? या तो उसके पास पैसे नहीं होते, इतने पैसे थे कि सिर्फ वो एक बाइक बेचकर अपने या आईफोन बेचकर भी पैसे का इंतजाम कर सकता था। तो फिर उसने ये कत्ल क्यों किया? अब पुलिस के पास इस सवाल का जवाब नहीं। और सबसे बड़ा जवाब तो इस बात का ही नहीं है कि क्या कोई चोर घंटी बजाकर चोरी करने जाएगा। तो इसीलिए इनकी वाइफ ने ये पूरी जो शिकायत है उसमें उन्होंने कहा है कि जो 14 मार्च को पुलिस जब उनके घर पर पहली बार कोशिश की गई थी सेंधमारी की, तब एयरफोर्स के कुछ लोग ही बीच में उन्होंने रोक दिया कि पुलिस तक मत जाओ। 15 दिन के बाद दोबारा अटैक होता है और एसएन मिश्रा साहब की मौत हो जाती है। अब सवाल ये है कि अगर ये चोर और यूपी पुलिस या इनकी थ्योरी गलत है तो फिर एसएन मिश्रा के कातिल कौन है और कत्ल का मकसद क्या है? तो जिस पोस्ट पर थे, जैसा मैंने आपको बताया कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर, इसके अलावा वो चीफ वर्क इंजीनियर उस जगह पर 22 साल से नौकरी कर रहे हैं एयरफोर्स में, इमेज बिल्कुल क्लीन। और ऐसे में बहुत सारे दुश्मन हो सकते हैं। और ये जो इंजीनियरिंग वर्क्स होता है एयरफोर्स के, इसके अंदर करप्शन की बातें जब तक आती रहती हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्लीन इमेज के थे। 300 लोग तो अंडर में हैं, बड़े बड़े टेंडर, बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं। तो क्या इनके ऑफिस से इनका कनेक्शन है? क्या इनके अपने साथी में से किसी ने गद्दारी की है? या कोई ऐसा ठेकेदार है जिसको इन्होंने एयरफोर्स का ठेका देने से मना कर दिया? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन चूंकि मामला एयरफोर्स का है, एयर कमांड के कैंपस के अंदर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं,
इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा और उनकी वाइफ का ये मानना है कि असलियत और सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे पुलिस की थ्योरी पर ज़रा भी यकीन नहीं है और ये यकीन करने वाली बात है भी नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे सीक्वेंस बन रहे हैं तो सवाल ये है कि असली साजिश क्या है, क्या पुलिस इसकी जांच करेगी। इस लेटर के बाद जो उन्होंने प्रेस नोट मीडिया के नाम दिया है, मुख्यमंत्री योगी के नाम दिया है, प्रयागराज पुलिस ने अभी ये कहा है कि अगर उनकी फैमिली अभी तक मुतमईन नहीं है, उन्हें नहीं लगता है कि जो उनकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो सही नहीं है, गलत है, कुछ और साजिश हो सकती है, तो हम इस मामले की फिर से जांच कर सकते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसने न सिर्फ सौरभ बल्कि उसके पेरेंट्स उन सबको उठाकर जेल भेज दिया। लेकिन अब परिवार के कहने पर चूंकि पुलिस की कहानी को तो वो सच मान नहीं रहे, तो अब देखना कि ये है कि क्या ये जांच सही दिशा में जाएगी, क्योंकि वैलिड पॉइंट फैमिली का है और एक ही लाइन पर पूरी कहानी पलट रही, क्योंकि ये जिसको कानून और बाकी चीज़ों की समझ नहीं है वो भी इतना समझेगा, एक आम आदमी, हम आप जैसे तमाम कोई भी एक आदमी, कि कोई भी किसी इंसिडेंट का इरादा लेकर जब कहीं दाखिल होता है घंटी बजा के नहीं आता। आपको याद होगा सैफ अली खान वाले केस में वो तस्वीर भी दिखाई थी कि जब चोर जा रहा था ऊपर सीढ़ी पे तब उसके पैर में जूते नहीं थे, नंगे पैर था, पीछे बैग था और बैग में उसके जूते थे। उसकी वजह ये थी कि जितने भी प्रोफेशनल और आप ऐसे पुलिस वालों से पूछिए तो उनका ये है कि जब चोरी करने के लिए कोई चोर किसी घर में दाखिल होता है तो उसकी पहली कोशिश ये होती है कि वो इतने दबे पाँव चले कि आवाज़ बिल्कुल ना आए। तो जो प्रोफेशनल चोर होते हैं उन्हें पता है कि चप्पल या जूता पहनकर थोड़ी सी तो आवाज़ आएगी, नंगे पैर में आवाज़ नहीं आती। लेकिन वही चोर जब चोरी करने के बाद सैफ अली खान के घर से वापस लौट रहा था तब उसके पैरों में जूता था। अब वापसी में जूता क्यों था? क्योंकि चोर जब किसी जगह से चोरी करे या फिर नाकाम भी हो, अब वापसी में भागने के लिए उसे स्पीड में भागना होता है, तब उसे इस बात की फिक्र नहीं होती कि उसके पैर की आवाज़ आहट किसी को सुनाई दे। उसका तो पहला ये होता है कि बस निकलना है, भागना है। तो भागने के लिए फिर नंगे पैर बड़ा मुश्किल होता है, कोई पत्थर आ जाए, कोई कांटा चुभ जाए, स्पीड भी नहीं मेंटेन करेगा, तो ऐसे में जूते की ज़रूरत होती है। तो सैफ अली खान के घर में भी वो चोर नंगे पैर गया लेकिन भागा जूते से। ये इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ उल्टा है, एयरफोर्स के इन अफसर के घर पर चोर बाकायदा रात के 3:15 बजे घंटी बजा रहा दरवाजे पर, खोलो मैं चोरी करूँगा, और उसके बाद गोली मारता, और गोली किसी और को नहीं। अगर उसको चोरी ही करनी थी तब भी गोली मारने के बाद या दरवाज़ा खुलने के बाद वो अंदर आता, 3 लोग थे, तीनों को बंधक बनाता और गन पॉइंट पर उनको लेता और पूरे घर में जो भी लूटपाट चोरी करनी थी करके जा सकता था। लेकिन वो आता है, घंटी बजाता है, खिड़की काटता और खिड़की के जैसे ही इंतज़ार करता है अगले 5 मिनट तक, क्योंकि 5 मिनट के बाद आए थे एसएन मिश्रा उस विंडो पे, उसके बाद गोली मारता है। पिस्टल में साइलेंसर लगा रखा है क्योंकि आवाज़ किसी को नहीं आई। तो ये चोरी और चोर की फितरत तो नहीं हो सकती, ये किसी प्रोफेशनल की फितरत है, इसके पीछे कोई साजिश है। वो आया था जिस मकसद से, उस मकसद को उसने पूरा नहीं किया, बाहर खड़े खड़े गोली मारी और बाहर से ही चला गया, ऐसा नहीं हो सकता था। वो जब गोली मार चुका है तो घर के अंदर दाखिल होता, बाकी 2 लोगों को काबू करता, लूटपाट करता चला जाता। इसीलिए पुलिस की ये थ्योरी गले नहीं उतर रही है और इसीलिए जो वत्सला मिश्रा जी ने गुजारिश की है कि इस केस की सही तफ्तीश हो, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। और क्या पता है इसके पीछे कोई गहरी और अजीब साजिश सामने आ जाए, क्योंकि मामला आम किसी कत्ल का है नहीं, एयरफोर्स के एक बहुत बड़े अफसर के कत्ल का है। तो ये थी आज कहानी, इस उम्मीद के साथ कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो और जो भी सच्चाई है वो सामने आए। कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले आज सलीना, हैप्पी बर्थडे सलीना। सलीना वियतनाम की है लेकिन इस वक्त ऑकलैंड में रहती हैं, तो वंस अगेन सलीना हैप्पी बर्थडे। एंड भेजा है मनमोहन माथुर जी एंड टीना शाह ने। मनमोहन माथुर जी की डॉटर इन लॉ है सलीना। साथ ही सौम्या कश्यप, इनका भी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे सौम्या। और ये अश्वनी कुमार कश्यप जी की बिटियां हैं। इसके अलावा राहुल, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल। और ये भेजा है अश्वनी ने। सुरभि सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुरभि। और ये भेजा है काजल सिंह ने। इसके अलावा अनन्या कुमारी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनन्या। और ये भेजा है श्रीश गुप्ता जी ने। श्रीश जी की वाइफ है अनन्या। साथ ही मोहम्मद खालिद, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे खालिद। और ये भेजा है नूरुस सभा ने।
इसके अलावा कनिष्क राजपूत, थैंक यू सो मच, और पक्का आपसे मुलाकात ज़रूर होगी कनिष्क जल्दी। साथ ही महेश भावसर, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। गुंजन, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। और साथ ही ललित चौधरी, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। जल्दी आप लोगों की कहानी की फरमाइश पूरी करूँगा। लेकिन फ़िलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।